जय माता दी दोस्तों, मैं रजनीश कुमार। आज देख रहे हैं हम लोग संस्कृत 10th का संस्कृत। आज हम लोगों को देखना है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। आज हम लोगों को संस्कृत देखना है। संस्कृत देखिए, सबसे पहले आज हम लोग सिलेबस के बारे में देखते हैं। इसका सिलेबस क्या है, किस प्रकार से आप पढ़िएगा, आपको एग्जाम में जो अच्छे मार्क्स दिलवाएगा उसके बारे में हम लोगों को देखना है। संस्कृत को मुख्य रूप से हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। पहला भाग हमारा जो होता है वह बुक का होता है। पहला भाग संस्कृत का बुक अर्थात किताब, और दूसरा भाग जो होता है वह होता है ग्रामर। दूसरा भाग ग्रामर। देखिए, मुख्य रूप से यही दो वो पहलू है जहां से हम लोग संस्कृत के बारे में पढ़ते हैं। और जो हमारा एग्जाम में किस प्रकार से आएगा, तो आप 10th के हैं वो दोस्तों, तो आपका जो बुक से आएगा मात्र 40% जो आपका क्वेश्चन आता है वह बुक से आता है। 40% क्वेश्चन बुक का, और 60% जो आपका क्वेश्चन आएगा दोस्तों वह संस्कृत का ग्रामर का होता है। 60% ग्रामर का अहम रोल होता है। और आप लोग 10th का जो तैयारी कर रहे हैं उसमें संस्कृत और मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो आपको 100 में 100 मार्क्स दिलवाने का काम करेगा। अर्थात 100 में 100 मार्क्स अगर कोई दिलवाएगा आपको तो वह संस्कृत है। आप लोगों का एक लक्ष्य निर्धारित आप लोग किए होंगे, जादुई अंक प्राप्त करना। जो जादुई अंक है वह 400 प्लस का है। 400 प्लस आपका जादुई अंक हम लोग मानते हैं दोस्तों। और आप लोगों का जो लक्ष्य है वह 400 अंक को प्राप्त करना लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य तक आप कैसे पहुंचिएगा, किस प्रकार से आप इस लक्ष्य तक पहुंचिएगा, तो इसमें से यदि आपका मैथ और संस्कृत मिला के 200 में कम से कम 190 तक मार्क्स आप ले आते हैं तो अदर मिला के आपका 400 प्लस पहुंच जाइएगा। आपका लक्ष्य होना चाहिए 100 में 100 मैथ और 100 में 100 संस्कृत आना चाहिए। यदि नहीं आता तो कम से कम 180 से 190 तक आपको यहां से लाना होगा। आपका मन होगा इच्छा आपको जानने, क्योंकि सर ग्रामर में हमको क्या पढ़ना है। तो देखिए, संस्कृत का जो शुरुआत होता है वह माना जाता है लकार से। हम लोग समय पढ़ते हैं हिंदी में, यहाँ पे लकार। देखिए, इसमें क्या लकार नहीं, आप देखते होंगे, आप लोग एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों तो आपको यह पता होगा लकार, उसके बाद कारक प्रकरण, कारक प्रकरण प्रकरण। अब देखिए, ये कारक प्रकरण जो है इसको पढ़ना होगा। कारक प्रकरण में ही आपका जो आएगा, यदि आप यहां से लकार और कारक प्रकरण प्लस शब्द रूप जो होते हैं, कुछ शब्द रूप। देखिए दोस्तों, शब्द रूप बहुत होते हैं, हम लोग मुख्य रूप से 4 शब्द रूप से ही मेरा काम चल जाएगा। आपको संस्कृत पढ़ के अच्छा मार्क्स लाना है, आपको पंडित तो बनना है नहीं, विद्वान नहीं बनना है दोस्तों, तो बस उतना ही पढ़ेंगे जो अच्छे मार्क्स दिलवाएगा। लकार मुख्य रूप से हम लोग 3 ही लकार के बारे में चर्चा करेंगे। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लेट लकार भविष्यत काल। लट लकार जो समय चल रहा है, लंग लकार जो समय बीत चुका, लिट लकार जो समय आने वाला, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, बीत गया भूतकाल, आने वाला समय भविष्यत काल, उसके बारे में देखेंगे। और कारक प्रकरण, देखिए कारक प्रकरण में कुछ सूत्र है जो आपको यह अनुवाद बनाने में मुख्य रूप से ये 3 लकार प्रकरण और आपका शब्द रूप, ये शब्द रूप लकार प्रकरण, ये आपका 3 चीज आपको कंठस्थ याद है दोस्तों। तो आप लोग अनुवाद बनाइएगा और कम से कम 30 नंबर से 40 नंबर का जो आपका एग्जाम में मार्क्स आएगा, 40 नंबर, 30 से 40 नंबर के लिए हमको अनुवाद सीखना होता है दोस्तों। क्या सीखना होता है? अनुवाद। अनुवाद में क्या पढ़ेंगे, अनुवाद आएगा क्या? तो देखिए, आज हम लोगों को इसके बारे में चर्चा करना है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है दोस्तों। देखिए, लकार आते हैं हम लोग, लकार के बारे में हम लोग किसके बारे में देखते हैं? लकार। देखिए, लकार का अर्थ क्या होता है, लकार का अर्थ क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। लकार, इसको हम लोग
क्या बोलते हैं, काल या फिर समय, काल या फिर हम लोग क्या बोलते हैं इसको, समय बोलते हैं। लकार को ही काल बोला जाता है या फिर समय बोला जाता है। तो आज हम लोगों को देखना है लकार में दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आज हम लोग लकार में क्या देखेंगे दोस्तों, तो लकार में आज हम लोग देखते हैं आज हम लोगों को देखना है दोस्तों लकार के बारे में। लकार देखते हैं, चलिए तो आज हम लोग लकार देख रहे थे। लकार में हम लोगों को क्या देखना है दोस्तों, इसको आज देखते हैं। तो लकार हम लोग लकार में देखेंगे किसके बारे में, तो लकार में हम लोग देखेंगे लट लकार के बारे में। किसके बारे में, लट लकार के बारे में, लट लकार के बारे में। लट लकार वर्तमान काल, देखिए इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है प्रथम पुरुष, पहला हम लोग लिखते हैं प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष से ऊपर लिखते हैं, इसमें हम लोग चलते एक वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन जो कोई अकेला काम करेगा, एक वचन, 2 व्यक्ति काम करेगा, द्विवचन, और बहुत सारे लोग मिलकर काम करेंगे, बहुवचन। वचन जो है या गणना का एक आधार माना जाता है, गणना माना जाता है। प्रथम पुरुष लट लकार, लट लकार का जो अर्थ होता है दोस्तों वह होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल, यानी कि जो समय अभी चल रहा है इसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, वर्तमान काल कहते हैं। लट लकार का अर्थ वर्तमान काल और प्रथम पुरुष। उसके बाद इसमें होता है एक मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और एक होता है आपका उत्तम पुरुष। क्या होता है दोस्तों, उत्तम पुरुष। देखिए प्रथम पुरुष जो व्यक्ति बोलता है, बोल रहा है उसको प्रथम पुरुष, जो व्यक्ति सुना मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बोला जा रहा है उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं यह प्रथम में प्रथम पुरुष, आप सुन रहे हैं तो मध्यम पुरुष, और संस्कृत के बारे में बोल रहे हैं यह उत्तम पुरुष कहलाएगा। देखिए प्रथम पुरुष में क्या बोला जाता है, प्रथम पुरुष में होता है ती तह अंति, ती तह अंति, ती तह अंति। उसके बाद आइए उसके बाद लिखते हैं सी थ थ, सी थ थ। उसके बाद आमी, आमी, आव, आम, आम, आमी, आव, आम। इसके बारे में चर्चा करना है। देखिए ती किस किस के साथ जाएगा, संस्कृत में ती किसके साथ जाएगा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले यह नाम के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा दोस्तों, नाम के साथ, ती नाम के साथ। उसके बाद सह, सह का अर्थ होता है वह, सह का जो अर्थ होता है दोस्तों वह क्या होगा, वह, या किसके लिए, तो सह का अर्थ वह, ये पुल्लिंग के लिए होता है। किसके लिए होता है, पुल्लिंग के लिए होता है। उसके बाद सा का भी अर्थ होता है वह, सा का अर्थ होता है वह, लेकिन यह किसके लिए होता है, यह होता है स्त्रीलिंग के लिए। ती नाम के साथ जाएगा, सह के साथ जाएगा, और उसके बाद सा के साथ जाएगा, यानी एक वचन। नाम जो होता है एक व्यक्ति का एक वचन होता है। सह के बाद आइए तो किसके साथ जाएगा, तो सह तऊ, सह तऊ, तऊ का अर्थ होता है वे दोनों, सह तऊ। अंति किसके साथ जाएगा दोस्तों, तो अंति जाएगा ते का अर्थ होता है वे सब या वे दोनों। ते अंति का क्या होगा, ते क्या होता है, तो वे सब या वे दोनों। सी किसके साथ लगेगा, तो सी लगता है त्वम, सी
त्वम के साथ जाएगा, थ किसके साथ, युवाम, त्वम युवाम, उसके बाद यूयम, यूयम। देखिए उसके आप समझते हैं, हम मेरे साथ बोलिएगा दोस्तों, ती त अंति शी थ थ आमी आव आम। आमी किसके साथ, ये अहम के साथ। अहम किसको बोलेंगे बाबू रे, अहम बोलते दोस्तों मैं, अहम का अर्थ होता है मैं, अर्थात मैं। अहम आबाम का अर्थ होता है आबाम, आबाम का अर्थ होता है हम दोनों। उसके बाद वयम, वयम का जो अर्थ होता है दोस्तों उसका होता है हम सब, वयम हम सब। सह तौ ते, प्रथम पुरुष का जो चलेगा सह, ती जो है वह सह के साथ, ती सह के साथ, सा के साथ, नाम के साथ। सह ती के बाद आइए ती तह जो है तौ के साथ, तौ का अर्थ होता है वे दोनों। और अंति आएगा सह ती त अंति, अंति जो आता है ते के साथ आता है। और ते का जो नामकरण किया जाएगा या ते का जो प्रचलन किया जाता है वह वे सब या वे लोगों के लिए होता है। सी का प्रयोग होगा, सी किसके साथ, तो सी जो है वह त्वम के साथ प्रयोग होता है। सी किसके साथ प्रयोग होता है, त्वम के साथ। त्वम का अर्थ होता है तुम। आवाम, थ किसके साथ, आवाम के साथ। और थ का प्रयोग किस में होता है, थ का जो होता है प्रयोग दोस्तों वह होता है यू आम में। किस में होता है, यू आम में। यह किसके साथ होता है, युवाम के साथ प्रयोग किया जाता है। किसके साथ, युवाम के साथ। उसके बाद आइएगा हम लोग आते हैं थ, त्वम सी थ का अर्थ किसके साथ, यूयम के साथ। यूयम का अर्थ होता है तुम सब, यूयम तुम सब। आमी अहम यानी मैं, आव आवाम यानी हम दोनों, आम यानी वयम अर्थात हम सब। तो दोस्तों आज हम लोगों को देखना है इसका जो प्रयोग होता है वह प्रयोग किस प्रकार करेंगे। इसका जो प्रयोग है वह हम लोग किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में आज हम लोगों को देखना है। चलिए तो हम लोग इसको समझने के लिए अनुवाद बनाते हैं। जब तक अनुवाद नहीं समझिएगा दोस्तों तब तक संस्कृत में कुछ बनेगा नहीं। जैसे लिखता हूं मैं, वह खाती है, या वह भात खाती है, वह भात खाती है। अब देखिए इसका क्या बनेगा। सबसे पहले सेंटेंस को बड़े गौर से पढ़ना है। सेंटेंस कह क्या रहा है, यह किस काल का है, वह भात खाती है। यानी कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस खाती है, खाना जो काम हो रहा है इसमें क्रिया जो है, क्रिया कौन सा है, तो क्रिया आपका खाना है। और खाना किस काल में, तो वर्तमान काल में चल रहा है। किसके द्वारा, तो वह। अब देखिए खाती है या किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। तो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा तो इसमें हम लिखेंगे, इसका जो अनुवाद बनेगा दोस्तों, अनुवाद क्या बनता है, तो बनेगा सा। देखिए अगर महिला का नाम है तो उसमें कोई भी हलंत विसर्ग नहीं होता। ये आगे चल के हम लता शब्द जब आपको पढ़ाएंगे दोस्तों वहां पे आपको समझ में आएगा। नाम का हम हलंत विसर्ग का नाम में, स्त्रीलिंग के नाम में क्यों नहीं करते उसके लिए। तो लिखेंगे सा का अर्थ होता है वह, लेकिन किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए। उसके बाद खाना, भात का क्या होता है, तो ओदनम, भात का ओदनम। देखिए सा ओदनम, खाना, खाना का होता है खाद, खाना का क्या होता है, खाद। याद कीजिए इसमें किसका प्रयोग हम लोग करते हैं, तो 1 मिनट आते हम लोग देखने के लिए। सा के साथ क्या लगेगा दोस्तों, तो सा के साथ ती लगेगा। तो चलिए हम लोग प्रयोग करते हैं खाद, खाद के साथ लगा दीजिए ती, और बन गया यह क्या चीज, आपका अनुवाद बन गया सा ओदनम खादती, अर्थात वह भात खाती है। क्लियर। अब आते हैं एक और सेंटेंस लिखते हैं जिसमें आप लोग देखिएगा, तुम सब
तुम सब विद्यालय जाते हो, तुम सब विद्यालय जाते हो, जाते हो। देखिए जाते हो ये किस काल का है दोस्तों, ये भी वर्तमान काल का है। तुम सब विद्यालय जाते हो, अब आप जा रहे हो तब तो, या आप जा रहे हो तब तो वह बोला है तुम सब जाते हो। तो देखिएगा, तो लिखिए इसका क्या बनेगा, तुम सब का हम लोग दोस्तों जानते हैं, तुम सब का जो संस्कृत होता है वह होता है यूयम। तुम सब का संस्कृत यूयम, तुम सब का क्या होगा यूयम। विद्यालय का क्या होता है विद्यालय, विद्यालय का विद्यालय या फिर विद्यालयंग, कहीं कहीं पे विद्यालय कोई कोई यूज करते हैं और कोई कोई विद्यालयंग यूज करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यूयम यानी तुम सब विद्यालय, विद्यालय। जाना का होता है गच्छ, जाना का क्या होगा गच्छ। अब आप याद कीजिए तो यूयम के साथ किसका प्रयोग अभी तुरंत हम देखे हैं, यूयम के साथ थ का प्रयोग, यूयम के साथ किसका प्रयोग दोस्तों, यूयम के साथ थ का प्रयोग। यहाँ पे लगा देंगे थ, तुम सब यूयम विद्यालय गच्छत, तुम सब विद्यालय जाते हो गया दोस्तों। देखिए संस्कृत कोई संस्कृत सबसे आसान है, कोई भारी सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन हम लोग का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन अगर सही से नहीं होता है, हम लोग उसका उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग नहीं बोलते हैं दोस्तों, हम लोग उच्चारण ही नहीं करने आता है। अब देखते होंगे पंडित जी आते हैं पूजा करवाना शुरू करते हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता, अंत में बोलते हैं स्वाहा हो गया, यानी पंडित जी जो इशारा करते हम वो कर लेते, लेकिन हमें पता नहीं मंत्र क्या बोला गया, मंत्र क्या बोला गया, ये कहां से ज्ञान आएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको व्याकरण भली भांति समझना पड़ेगा, व्याकरण भली भांति पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप समझिएगा। हमारा जो सनातन धर्म है, संस्कृत हमारी देव भाषा है, लेकिन आज हमें हिंदू होने पे क्या होना चाहते हैं, हमें घमंड होता है हम हिंदू है, गर्व होता है हिंदू है, लेकिन हमें शर्म करना चाहिए, हमें संस्कृत आता नहीं। वो सीखेंगे कैसे, तो सीखने के लिए आपको एडी कैंपस पे जुड़ना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूं आपके एग्जाम तक एक एक शब्द मैं संस्कृत का आपको सिखा दूंगा, केवल आप हमसे तो जुड़ के देखिए। अगला देखते हैं, अगला हम लोग लिखते हैं अनुवाद, तीसरा अनुवाद, तीसरा हम दोनों जंगल जाते हैं, हम दोनों जंगल जाते हैं, हम दोनों जंगल जाते हैं। देखिए इसका क्या बनेगा दोस्तों, हम दोनों का क्या होता है, हम लोग अभी पढ़े हैं आवाम, हम दोनों का आवाम। चलिए जंगल का आरण्य, जंगल का क्या होता है दोस्तों आरण्य, तो लिखेंगे आरण्य, आरण्यंग, आवाम आरंग, आरण्यंग, आरण्यंग। जाना का फिर से लिखना है गच्छ, लेकिन आवाम के साथ किसका प्रयोग, तो आवाम के साथ हम लोग देखते हैं आवह का प्रयोग, आवाम के साथ किसका प्रयोग आवह का प्रयोग। तो जब आवाम के साथ आवह, तो यहाँ लिखिएगा तो बनेगा गच्छावह, अर्थात आवाम आरण्यंग गच्छावह, हम दोनों जंगल जाते हैं। इस प्रकार से आपका क्या होता है, तो संस्कृत का पहला लट लकार कंप्लीट होता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह भली भांति समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला लकार लंग लकार की ओर चलेंगे, लंग लकार अर्थात भूतकाल। चलिए दोस्तों आते हैं हम लोग इसके बारे में। अब हम लोगों को देखना है अभी कौन सा लकार के बारे में, लंग लकार के बारे में हम लोगों को देखना है दोस्तों, लंग लकार, लंग लकार जिसका अर्थ होता है भूतकाल, लंग लकार जिसका अर्थ क्या होता है भूतकाल, भूतकाल, लंग लकार जिसका अर्थ होगा भूतकाल, भूतकाल में इसका प्रयोग फिर से हम वही लिखेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन,
द्विवचन, द्विवचन। उसके बाद लिखेंगे क्या चाहिए दोस्तों, बहुवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और फिर से वही हम लोगों को पुरानी बात, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। लेकिन लंग लकार का एक नियम ये भी होता है दोस्तों, उसमें किसका, तो अ उपसर्ग। जब भी हम इसको क्रिया में यूज करेंगे तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो अ उपसर्ग का प्रयोग होता है, अ उपसर्ग का प्रयोग। उपसर्ग किसे कहते हैं दोस्तों, वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन ला दे, क्या कहलाएगा दोस्तों, तो उसी को हम लोग बोलते हैं उपसर्ग बोलते हैं। तो चलिए इसके लिए हम प्रयोग करेंगे, क्या लिखेंगे, तो ताम अन अह तम तो अम आब आम अब आम आब। चलिए तो लिखते हैं हम लोग, तो ताम अन अह या ही का प्रयोग होता है, अह तम तो ताम अन अह तम तो। उसके बाद आते हैं और तो ताम अन अह तम तो। उसके बाद यहाँ प्रयोग होगा मो या अम, मो या इसके लिए हम अ का प्रयोग, देखिए अम आब, अम आब। और इसके लिए फिर हम लिखेंगे आम, अम आब, उसके लिए आम लिखते हैं दोस्तों। देखिए फिर से प्रयोग उसी प्रकार चलेंगे। पहला जो प्रथम पुरुष या किसके साथ, स या सा या फिर नाम के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, तो का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ताम किसका है, तो तौ के साथ, ताम किसके साथ प्रयोग होगा दोस्तों, तौ के साथ। अन किसके साथ प्रयोग होगा, यह होता है ते के साथ, किसके साथ, ते के साथ। अह का प्रयोग हम किसके साथ, त्वम का साथ। अह का प्रयोग किसके साथ, त्वम का साथ करते हैं। उसके बाद आइए तम का प्रयोग किसके साथ, युवाम के साथ। तम का प्रयोग किसके साथ, युवाम के साथ। और त का प्रयोग किसके साथ, यु यम के साथ। त का प्रयोग किसके साथ, यु यम के साथ प्रयोग होता है। फिर आते हैं अम का प्रयोग किसके साथ, अहम के लिए। अम का प्रयोग किसके लिए, अहम के लिए। आब का प्रयोग किसके लिए, आबाम के लिए। आब का प्रयोग किसके लिए दोस्तों, आबाम के लिए। और वयम का प्रयोग किसके लिए, तो आम का प्रयोग किसके लिए, तो वयम के लिए। किसके लिए, वयम के लिए। बस इजी है दोस्तों, इसमें तो कुछ है ही नहीं। लकार बहुत इजी, देखिए बहुत जगह पे आपको बहुत सारा लकार, 12 लकार होते हैं मेनली। जब देखिएगा लकार तो हम 12 लकार, बहुत सारे लोग आपको 10-10 लकार, 5-5 लकार रटवाएंगे। यहाँ 5 नहीं, मात्र 3 लकार से मेरा काम चल जाता है। कैसे, देखिए कोई भी काम या तो वर्तमान में नगद भूत में या फिर भविष्य में होगा, फिर हम ज्यादा रटेंगे क्यों। अब देखिएगा शब्द रूप आपको बहुत सारा शब्द रूप रटाएगा, उस शब्द रूप को उतना रटने से हमें क्या आवश्यकता है, नहीं जरूरत है उतना पढ़ने का। कम पढ़िए, स्मार्ट वर्क कीजिए और अच्छे मार्क्स प्राप्त कीजिए। हार्ड वर्क अब नहीं करने का समय है। तो स्मार्ट वर्क के रूप में हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, तो देखना है। चलिए तो हम लोग देखते हैं अगला लाइन, अगला हम लोग जो लेंगे वह देखते हैं इसका किस प्रकार हम लोग इसका उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। किसमें, तो अनुच्छेद अनुवाद बनाने के लिए हम लिखते हैं, जैसे लिखते हैं सीता, सीता जंगल जाए, जंगल जा चुकी है। सीता जंगल जा चुकी है, चुकी है। अब देखिए आप लोग को पता होगा भूतकाल का जो पहचान होता है, जिस शब्द के अंत में चुका, चुकी, चुके लगे हो, वह शब्द किसका होता है, भूतकाल का होता है। क्या बोला है, सेंटेंस पढ़िए, सीता जंगल जा चुकी है। इसका अर्थ समझते हैं दोस्तों, इसका अर्थ होता है जो यह काम हो चुका है, यह काम हो चुका है, अब यह काम होने वाला नहीं है। जो हो चुका, जंगल जा चुका है अर्थात वह पिछले समय में जंगल पहुंच चुकी है सीता। ये तो भूतकाल का है ना। तो चलिए इसमें हम लिखते हैं क्या, तो फिर इसमें हम क्या लिखेंगे, सीता, क्या लिखेंगे, सीता अरण्यम, अरण्यम जाना का क्या होता है दोस्तों, गच। लेकिन आप याद कीजिए हम अभी आपको बताए थे भूतकाल में किसका प्रयोग किया जाता है, तो भूतकाल में हम लोग देखते हैं
किसका प्रयोग होगा? अ का प्रयोग होता है। भूतकाल में कौन सा? तो अ उपसर्ग लगता है। और चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नाम के साथ किसका प्रयोग? तो त का प्रयोग। नाम के साथ किसका प्रयोग? त का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे लिखिए गच्छत, अगच्छत, सीता आरण्यम अगच्छत, सीता जंगल जा चुकी है। सीता आरण्यम अगच्छत, सीता जंगल जा चुकी है। अगला हम लोग को देखना है दोस्तों, आगे जो हम लोग देख रहे हैं, अगला हम लोगों को कौन सा देखना है? तो अगला हम लोगों को देखना है राम के साथ मोहन, राम के साथ मोहन, राम के साथ मोहन। चलिए तो लिखते हैं राम चलिए तो हम लोग लिखेंगे राम के साथ, अर्थात लिखेंगे राम के साथ, राम के साथ कौन? मोहन। मोहन कहां जाएगा दोस्तों? तो बाजार जा चुका है। बाजार, बाजार जा चुका है, बाजार जा चुका है। अब देखिए इसका किस प्रकार बनेगा? बोलिएगा सर यहाँ पे तो आपने दो दो नाम का प्रयोग कर डाला, इससे पहले तो दो नाम का प्रयोग हुआ ही नहीं, इससे पहले तो आप हमको बताए नहीं, फिर कैसे बनेगा? तो देखना है दोस्तों राम किसका नाम, पहले देखिए सेंटेंस किस काल का? भूतकाल का। बाजार जा चुका यानी कब गया वो पता नहीं, हमको मालूम चला मेरा दोस्त चला गया घूमने के लिए, कब गया तो पता ही नहीं, तो ये तो भूतकाल का है ना। तो चलिए नाम का साथ है, किसका नाम? तो महिला का नाम या पुरुष का? तो पुरुष का। तो लिखेंगे राम, क्या लिखेंगे दोस्तों? तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके लिए क्या चीज लिखेंगे? राम, राम के साथ, तो राम सह, राम सह के साथ का क्या होगा? राम सह मोहन, मोहन, राम सह मोहन। बाजार का होता है आपनम, आपनम। जाना का होगा गच्छ, जाना का क्या होता है दोस्तों? गच्छ होता है, गच्छ। राम सह मोहन, जाना का गच्छ, इसके साथ अ उपसर्ग। तो बताइए क्या हम नाम के साथ, बोलिएगा सर अभी तो आपने बताया, क्या हमने बताया आपको? तो हमने बताया जो नाम के साथ किसका प्रयोग दोस्तों? तो हमने बताया नाम के साथ तो का प्रयोग होगा। लेकिन इससे पहले जो यह सेंटेंस है इसको बड़े गौर से देखिए, क्या एक नाम है क्या दो नाम है? तो दो नाम का प्रयोग होता है। किसका कितना नाम है? तो दो नाम, अर्थात एक वचन यूज होगा या द्विवचन होगा? तो यहाँ पे हमेशा द्विवचन का प्रयोग किया जाएगा। कौन सा वचन प्रयोग होगा? द्विवचन, अर्थात ताम। द्विवचन अर्थात ताम का हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे अगच्छताम, क्या लिखेंगे? अगच्छताम। ठीक है दोस्तों, क्या समझ में आया आपको? तो इस प्रकार से हमको क्या करना है? इसको बनाना है। जैसे अगला अनुवाद हम लोगों को देखना है, राम के साथ सीता जंगल गई। राम के, राम के साथ, राम के साथ सीता, सीता, राम के साथ सीता जंगल गई। क्या लिखेंगे दोस्तों? जंगल, जंगल गई। देखिए गई कौन काल? भूतकाल, जा चुकी है। चलिए बनाना है हम लोगों को, तो बनाना है तो किस प्रकार बनाएंगे? राम, राम के साथ अर्थात सह, राम सह कौन? सीता, राम सह सीता। जंगल का क्या होगा? आरण्य, आरण्य, आरण्य। जाना का होगा गच्छ, जाना का क्या होगा? गच्छ। और इसके आगे अ, लेकिन अभी हम प्रयोग किए थे, हमने अभी क्या देखा दोस्तों? आज का सेशन यहीं पे हम एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।